हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कोरोना महामारी को देखते हुए ज्योतिबा फूले ग्रुप ऑफ एजुकेशन के द्वारा एग्रीकल्चर की ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही है। एग्रीकल्चर की आज सबसे पहली क्लास है। इस पहली क्लास में सबसे पहले हम 12th एग्रीकल्चर के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। कितने नंबर का पेपर होगा, कितने नंबर का प्रायोगिक परीक्षा होगी, कितने नंबर के सत्रांक जाएंगे, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सैद्धांतिक परीक्षा, जो ईयरली परीक्षा होती है वो हो गया आपके 56 नंबर की। कितने नंबर की? 56 नंबर की। और इसका जो समय होगा वो होगा 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा। दूसरा होगा आपके प्रायोगिक परीक्षा जो होगा आपके 30 नंबर की। और तीसरे होंगे सत्रांक। तीसरा होगा सत्रांक जो होंगे 14 नंबर। ये 14 नंबर विद्यालय के द्वारा दिए जाते हैं। इसमें आपकी अनुपस्थिति, आपका व्यवहार, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट, इन और हाफ ईयरली एग्जाम, इनकी सबकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको ये सत्रांक भेजे जाते हैं। अब हम आगे पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। एक तरफ डालूंगा अध्याय का नाम और दूसरी तरफ डालूंगा नंबर्स, यानी टोटल मार्क्स, यानी कितने नंबर के, यानी कि अंकवार। मैं बोल दिया अंकवार, यानी एक चैप्टर कितने नंबर का है। सबसे जो पहला चैप्टर है हमारा वो है सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। यह जो चैप्टर है जो 3 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का चैप्टर है? 3 नंबर का चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है जैविक खेती एवं जैविक उर्वरक।
यह आपके 4 नंबर का चैप्टर है, यानी इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा के अंदर आएंगे। तीसरा चैप्टर है सिंचाई, इरिगेशन। यह जो चैप्टर है 2 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का? 2 नंबर का चैप्टर है। इसके बाद चौथा चैप्टर है खरपतवार। कौन सा चैप्टर है? खरपतवार, जो आपके 3 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का? 3 नंबर का चैप्टर है। इसके बाद 5वां लेक्चर है आपके शुष्क कृषि, फसल चक्र, शुष्क कृषि, फसल चक्र एवं भू परिष्करण, ये चैप्टर है आपके 2 नंबर का। कितने नंबर का? 2 नंबर का। इसके बाद जो छठा चैप्टर है वो है फसलोत्पादन, जो है 6 नंबर का चैप्टर है। अब फसलोत्पादन के अंदर भी इसमें अनाज वाली क्रॉप्स अलग है, दाल वाली क्रॉप्स अलग है, मसाले वाली क्रॉप्स अलग है और रोकड़ वाली क्रॉप्स अलग है। यानी इन सब का अलग अलग इस चैप्टर के अंदर विभाजन दिया गया है, डिवाइडेशन किया गया है। इसके बाद में 7वां चैप्टर है फलोत्पादन का महत्व एवं वर्तमान स्थिति। फलोत्पादन का महत्व एवं वर्तमान स्थिति, ये चैप्टर आपके 3 नंबर का। कितने नंबर का? 3 नंबर का। इसके बाद जो 8वां चैप्टर है आपके, 8वां चैप्टर आपके फलोद्यान प्रबंधन, फलोद्यान प्रबंधन, जो यह है 4 अंक का चैप्टर है। कितने अंक का? 4 अंक। आप उतार लो इनको। आपकी जो फेल की कॉपी होगी उसके पहले पेज पे आप ये अध्याय का नाम और अंकवार साफ साफ राइटिंग में उतार लो। इसके बाद जो 9वां चैप्टर है वो है फलोत्पादन। 9वां चैप्टर कौन सा है? फलोत्पादन। नवा चैप्टर आपके फलोत्पादन, यह चैप्टर है आपके 6 नंबर। कितने नंबर का? 6 नंबर का। उसके बाद में 10वां चैप्टर है फल परिरक्षण, फल परिरक्षण। ये जो चैप्टर है आपके फल परिरक्षण वाला, ये है आपके 5 नंबर का चैप्टर। कितने नंबर का चैप्टर? 5 नंबर का चैप्टर। उसके बाद में है 11वां चैप्टर पशुपालन एवं गौपालन, पशुपालन एवं गौपालन। ये जो चैप्टर है आपके 3 नंबर का चैप्टर है। इसके बाद 12वां चैप्टर है नस्लें, इसमें गाय, भैंस, भेड़ व बकरी,
इन नस्लों के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी जो 12वां चैप्टर है इसमें नस्लें हैं, इसमें गाय है, भैंस है, भेड़ है और बकरी है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो 7 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का चैप्टर है? 7 नंबर का चैप्टर है। उसके बाद 13वां चैप्टर है। 13वां चैप्टर है पशु रोग। 13वां चैप्टर है पशु रोग, जो 4 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का है? 4 नंबर। उसके बाद 14वां चैप्टर है दुग्ध विज्ञान। दुग्ध विज्ञान, ये भी आपके 4 नंबर का चैप्टर है। टोटल तुम्हारे जो सैद्धांतिक परीक्षा होगी वो कितने नंबर की होगी? 56 नंबर की होगी। आज हमने इस वीडियो में सिलेबस के बारे में चर्चा की है और मैंने वैसे आपको पहला चैप्टर स्टार्ट भी करा दिया था। ऑफलाइन क्लास चल रही थी तो पहला चैप्टर स्टार्ट करा दिया था। उस चैप्टर में, पहले चैप्टर में हमने एग्रोनॉमी क्या होती है और मृदा उर्वरता के बारे में, उत्पादकता के बारे में और उनको प्रभावित करने वाले कारक, इन सब के बारे में हमने पढ़ा दिया। लेकिन पहला चैप्टर आज मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं। सिर्फ पहले चैप्टर को थोड़ा सा समझा देता हूं और जहां से हम रुके थे वहां से हम चैप्टर को वापस से स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर मैंने बताया था आपको, पहले चैप्टर का नाम है सस्य विज्ञान। पहला अध्याय है अध्याय पर सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। पहला चैप्टर है। सबसे पहले हम सस्य विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे कि सस्य विज्ञान होता क्या है। सस्य विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी। क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी। मैंने 11वीं क्लास में बताया था कि जिस वर्ड के पीछे नॉमी या लॉजी आ जाए वो सारे वर्ड ग्रीक भाषा के होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद को छोड़कर। इस वर्ड के पीछे क्या आ रहा है? नॉमी आ रहा है। क्या है? नॉमी आ रहा है। इसलिए कौन सी भाषा का शब्द हो गया? ग्रीक भाषा का शब्द हो गया। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द हो गया। अब एग्रोनॉमी 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। एग्रो प्लस नॉम्स। एग्रो का मतलब होता है उगाना और नॉम्स का मतलब होता है प्रबंधन करना। प्रबंधन करना। अब इसमें एग्रो में क्या होगा? ये एग्रो का मतलब होता है उगाना। एग्रो का मतलब मृदा भी होता है। मृदा उगाना या प्रबंधन करना, यानी
विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों तथा क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी कहते हैं। यानी दो चीजों का, एक तो फसल उत्पादन का और दूसरा प्लस मृदा प्रबंधन का। फसल उत्पादन प्लस मृदा प्रबंधन यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान कहते हैं। देख लो इसकी परिभाषा मैंने लिखा दी वैसे। अब उसके बाद में पढ़ेंगे अपन अगला टॉपिक पढ़ा था अपन ने मृदा उर्वरता व उत्पादकता। मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता, ये टॉपिक पढ़ा था। मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता दो चीजें इसमें। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन मृदा उर्वरता के बारे में। किसके बारे में? मृदा उर्वरता के बारे में, जिसमें तीन शक्तियों का योग हो। यानी मृदा उर्वरता में तीन शक्तियों का योग होता है, भौतिक प्लस रासायनिक प्लस जैविक। मृदा की भौतिक, रासायनिक व जैविक शक्ति के योग को ही क्या कहते हैं? मृदा उर्वरता कहते हैं। यानी मृदा की भौतिक, रासायनिक व जैविक शक्ति के योग को ही क्या कहते हैं? मृदा उर्वरता कहते हैं। आगे समझ? यानी इसमें कितनी शक्तियों का होता है? तीन शक्तियों का होता है। तीन बातों का ध्यान रखना है, भौतिक, रासायनिक प्लस जैविक। यानी मृदा की भौतिक, रासायनिक व जैविक शक्ति के योग को ही क्या कहते हैं? मृदा उर्वरता कहते हैं। अब आता है मृदा उत्पादकता। दो चीजें दी गई थी इसमें, मृदा उत्पादकता। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की क्षमता को ही उत्पादन की क्षमता को ही मृदा उत्पादकता कहते हैं। मृदा उत्पादकता कहते हैं। यानी प्रति हेक्टेयर, यानी जो हमारे टोटल प्रोडक्शन होता है प्रति हेक्टेयर में, यानी जो हमें उत्पादन प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? मृदा उत्पादकता कहते हैं। अब पढ़ेंगे मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। पढ़ा के देने से लेकिन समझा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाएगी। और मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग डाल लो, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, एक तो प्राकृतिक कारक और दूसरा है कृत्रिम कारक। प्राकृतिक का मतलब तो होता है प्रकृति के द्वारा, यानी प्रकृति के द्वारा मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक कारक। और जो कृत्रिम द्वारा यानी हमारे द्वारा, इंसान के द्वारा मृदा को जो हानि पहुंचाई जा रही है, जिसके कारण उर्वरता प्रभावित होती है मृदा की, वो क्या कहलाते हैं? कृत्रिम कारक कहलाते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक
प्राकृतिक कारक। अब प्राकृतिक कारक में कौन कौन से कारक आते हैं? सबसे पहला कारक आता है पैतृक पदार्थ। कौन सा कारक? पैतृक पदार्थ। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे माता पिता वैसी संतान, यानी पैतृक का मतलब होता है पूर्वज। यानी यदि मृदा का जो मेटेरियल है, यानी जो मृदा जिस मेटेरियल से बनी है, मान लीजिए उसका मेटेरियल खराब है तो बनने वाली मृदा भी क्या होगी? खराब होगी। यदि उसका मेटेरियल यानी जिसका उससे निर्माण हुआ है, यदि उसमें अच्छे गुण है तो वो मृदा भी क्या होगी? अच्छी गुणवत्ता वाली होगी। इसलिए पैतृक पदार्थ वाला पॉइंट भी किसको प्रभावित करता है? मृदा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। जैसे आपको उदाहरण बताऊं, आगन्ने वे बालू चट्टानों के अवशेष से, जैसे आगन्ने वे बालू चट्टानों के अवशेष से कौन सी मृदा का निर्माण होगा? बलुई मृदा का निर्माण होगा। यानी आगन्ने में बालू चट्टानों के अवशेष से इस कौन सी मृदा का निर्माण होगा? बलुई मृदा का निर्माण होगा। और बलुई मृदा क्या होती है? अरे इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है, नहीं होती? बलुई मृदा की हमेशा क्या होती है? उर्वरा शक्ति कम होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें जो गुणवत्ता क्या है? कम है, क्योंकि इसके जो मेटेरियल है, यानी इसमें जो माता पिता है इसके, उनमें क्या है? ऑलरेडी उनमें गुण कम है, जिसके कारण इससे बढ़ने वाली जो मृदा है उसके अंदर भी क्या है? पोषक तत्व बहुत कम है। इसलिए पैतृक पदार्थ वाला पॉइंट भी इसको प्रभावित करता है, मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करता है। दूसरा पॉइंट है स्थलाकृति। कौन सा पॉइंट है? स्थलाकृति। स्थलाकृति का मतलब ये होता है मृदा की ढाल। यानी एक तो मान लीजिए कोई इस प्रकार का खेत है, इस प्रकार का खेत है, और एक है सपाट खेत। इसकी उर्वरा शक्ति अधिक होगी या इसकी उर्वरा शक्ति अधिक होगी? इसकी उर्वरा शक्ति हमेशा कम होगी, क्योंकि ये क्या है? ढालू है। जैसे बारिश होगी तो बारिश का पानी कहां गिरेगा? यहाँ पे गिरेगा। तो यहाँ पे जो पोषक तत्व पाए जा रहे हैं वो क्या होंगे? घुल के कहां आ जाएंगे? नीचे वाले क्षेत्र में आ जाएंगे, जिसके कारण इसकी उर्वरा शक्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसकी तुलना में समतल खेत की तुलना में। इसलिए स्थलाकृति वाला पॉइंट भी इसको प्रभावित करता है, मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करता है। तीसरा पॉइंट है मृदा आयु। तीसरा पॉइंट कौन सा है? मृदा आयु। मृदा आयु कहते हैं ना कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, चाहे इंसानों की हो, चाहे पशु पक्षियों की हो, चाहे मृदा की हो, जैसे जैसे आयु बढ़ती चली जाती है तो उसकी जो एनर्जी है, काम करने की क्षमता है, उत्पादन करने की क्षमता है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। किसकी तुलना में? नई आयु की तुलना में। एक तो ऐसा खेत है जिसमें अपन लगातार वर्षों से खेती करते आ रहे हैं, और एक खेत ऐसा है जिसके क्या नाम से अभी उसमें सिंगड़े वगैरह पड़े रहते हैं, उसको अपन ठीक करके समाट कर लेते हैं, तो उसमें खेती करो। और एक खेत ऐसा है जिसमें वर्षों से खेती की जा रही है, तो इसकी उर्वरा शक्ति अधिक होगी या इसकी उर्वरा शक्ति अधिक होगी? यानी जिसमें, यानी जो नया जो सपाट किया हुआ खेत है, यानी जो अभी नड़े वगैरह हमने ठीक करके जो तैयार किया है, उसकी उर्वरा शक्ति अधिक होगी। इसकी तुलना में जिसमें अपन लगातार खेती कर रहे हैं उसकी तुलना में इसकी नए खेत की उर्वरा शक्ति क्या होगी? अधिक होगी। इसलिए मृदा आयु वाला पॉइंट भी इसको प्रभावित करता है,
मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करता है। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे अपन जलवायु। चौथा पॉइंट कौन सा है? जलवायु। अब जलवायु के अंदर दो चीजें आती हैं, नाम से पता चल रहा है जल और वायु। अरे जलवायु के अंदर दो चीजें आती हैं, तो जल है और एक वायु। मान लीजिए भयंकर बारिश हो गई, हमारा कोई खेत है, जैसे कि एक खेत है, भयंकर बारिश हो गई इसमें, और भयंकर बारिश के कारण यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे ही बारिश होगी, यदि कम मात्रा में बारिश होती है तो पानी जमा हुआ ऊपर वाले क्षेत्र में ही रुक जाएगा, लेकिन ज्यादा बारिश होती है जिसके कारण मृदा की ऊपरी सतह पर क्या पाए जाते हैं? घुलनशील पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? घुलनशील पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण वो तत्व जल के साथ घुलकर कहां चले जाते हैं? नीचे वाले क्षेत्रों के अंदर चले जाते हैं, जिससे ऊपर की जो ऊपरी सतह है इसके पोषक तत्व आगे नीचे वाली सतह पे आगे, जिसके कारण यहाँ की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी कहने का मतलब जलवायु वाला पॉइंट भी इसको प्रभावित कर रहा है, मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करता है। जल के बारे में पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ेंगे सिर्फ वायु। दो पॉइंट पढ़ेगा, पढ़ेंगे जलवायु में दो शब्द हैं, जल और वायु। वायु जल के द्वारा तो इस तरह से हमारे मृदा में पोषक तत्वों की हानि होती है, वायु के द्वारा कैसे होती है? जैसे अपने को खेत है, उसमें जोत वगैरह भी निकाली है और तेज आंधी वगैरह आ गई, आंधी वगैरह आ गई तो क्या होते हैं? मृदा के ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं पोषक तत्व, और पोषक तत्व क्या होते हैं? वायु के साथ उनके कहां चले जाते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिसके कारण इस सतह पे पाए जाने वाले पोषक तत्व दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, तो यहाँ की उर्वरा शक्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए जलवायु वाला पॉइंट भी मृदा की उर्वरा शक्ति को क्या करता है? प्रभावित करता है। पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे मृदा प्रोफाइल की गहराई। मृदा प्रोफाइल की गहराई। मृदा के अंदर संस्तर पाए जाते हैं, प्रोफाइल बोल दो चाहे संस्तर बोल दो। मृदा के अंदर 4 संस्तर पाए जाते हैं। पांचों पॉइंट पढ़ते हैं। मृदा प्रोफाइल की गहराई, यानी कहने का मतलब यही है कि जो गहरी मृदा होती है, कौन सी मृदा? गहरी मृदा, वो उथली मृदा की अपेक्षा क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई खेत है, ये कोई खेत है, इस खेत के अंदर क्या होते हैं? ये तो ऊंचा एरिया होता है, ऊंचा स्थान होता है, और एक थोड़ा ढलानदार नीचे वाला स्थान होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ऊंचे वाले स्थान से क्या है? ऊंचे वाले स्थान से यहाँ पे पानी लगा, यहाँ पे बारिश वगैरह हो गई, तो बारिश होती है, तो बारिश के कारण यहाँ तो पोषक खुल के गए नीचे वाले क्षेत्र में आ जाएंगे, तो यहाँ की उर्वरा शक्ति क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। यानी कहने का मतलब यही है कि जो प्रोफाइल होती है, यानी मृदा की प्रोफाइल होती है ऊंच नीच, यानी एक तो ऊंचा वाला एरिया है, वहां पे क्या है कि जैसे बारिश हुई पोषक तो नीचे तो जाएंगे, उसके साथ जल के साथ घुल के नीचे आ जाएंगे। जैसे हम पानी वगैरह लगाते हैं तो जल के साथ पोषक तो कहाँ आ जाएंगे? नीचे वाले क्षेत्र में आ जाएंगे। इसलिए मृदा प्रोफाइल गहराई वाला पॉइंट भी इसको प्रभावित करता है, मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करता है। इसके बाद आता है मृदा की भौतिक दशा। छठा पॉइंट है मृदा की भौतिक दशा। छठा पॉइंट है
मृदा की भौतिक दशा। ये वाला पॉइंट भी मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करता है। जैसे कैसे करेगा, यानी जिस मृदा की भौतिक दशा अच्छी होगी तो उसमें पेड़ पौधे भी अच्छे फूलेंगे। यानी कहने का मतलब जिसमें अपन एक तो बारीक कण वाली मृदा होती है, तो काली मिट्टी मान लो, काली मिट्टी में क्या होते हैं, बारीक कण होते हैं, आपस में सटे हुए होते हैं। और इसके और एक होती है बलुई मृदा, इसमें कणों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, जिसके कारण पोषक तत्व कहां चले जाते हैं, नीचे वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। यानी तो पोषक तत्व है, यानी कहने का मतलब यही है कि इसकी भौतिक दशा यानी इसमें कणों का आकार क्या है, बड़ा है, जिसके कारण इसमें कोई पोषक तत्व नहीं रुक पाते हैं। और इसमें कणों का आकार क्या होता है, बहुत छोटे हैं, जिसके कारण इसमें पोषक तत्व अधिक पाए जाते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, भौतिक दशा बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये कि भौतिक दशा वाला पॉइंट भी इसको प्रभावित करता है, मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करता है। सातवां पॉइंट पढ़ेंगे मृदा अपरदन। क्या पढ़ेंगे, मृदा अपरदन। अपरदन को अपन कटाव भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कटाव भी बोल सकते हैं। मृदा अपरदन का मतलब कैसे प्रभावित करेगा, यानी ये पॉइंट ऐसे प्रभावित करेगा। एक मीटर ऐसे है, जैसे 2 प्लॉट है, एक प्लॉट ऐसे है जिसमें लगातार बारिश के कारण कटाव हो रहा है, और यदि कटाव होगा तो पोषक तत्व कहां चले जाएंगे, एक स्थान से लेके दूसरे स्थान पे चले जाएंगे। और एक खेत ऐसा है जिसमें बिल्कुल कटाव नहीं होता है, इसके पोषक तत्व यहाँ पड़े रहेंगे। इसलिए मृदा अपरदन वाला पॉइंट भी किसको, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। यानी कहने का मतलब यही है कि जिस मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होगी उसकी उर्वरा शक्ति क्या होगी, अधिक होगी। और जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होगी उसकी उर्वरा शक्ति कम होगी। इसलिए मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा वाला पॉइंट भी किसको प्रभावित करता है, मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करता है। आज की वीडियो में ये पढ़ाएंगे और फिर कल पढ़ाएंगे अपन। आज पढ़ लिया अपन ने प्राकृतिक कारक और कल पढ़ाएंगे अपन